Good evening, welcome back to my YouTube channel Genius Academy Kolkata. Before moving to any topic, let me clear you one thing, and that is for the last couple of days I wasn't able to make any video and neither I uploaded any videos. So I am extremely sorry for that because of my hectic schedule, obviously. And from now onwards, I will try to upload the video as much as I can. Okay, तो अब टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं. टॉपिक का नाम है वर्ल्ड वॉर 2 चैप्टर. तो पता नहीं हमको, लेकिन क्लास 9 में आता है ये चैप्टर. और दुनिया में आज तक 2 वर्ल्ड वॉर हुआ है. वर्ल्ड वॉर 1 1914 से 1919 तक. दूसरा है वर्ल्ड वॉर 2 1939 से लेकर 1945 तक. तो वर्ल्ड वॉर 2 पे जाने से पहले हम लोगों को वर्ल्ड वॉर 1 का थोड़ा सा रिकैप ले लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1 हुआ है तभी उसी के वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हुआ है. तो वर्ल्ड वॉर 1 में बेसिकली ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर जर्मनी को हरा देते हैं. और भी रहते हैं, लेकिन बेसिकली मैं इन तीनों का बता रहा हूँ ताकि, क्योंकि यही तीनों मेन कैरेक्टर हैं. ओके, इसमें जर्मनी को शिकस्त यानी जर्मनी को हार का सामना करना पड़ता है. अब चूंकि जर्मनी हार जाता है तो अल्टीमेटली वहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन होता है, जिस एग्रीमेंट का नाम है ट्रीटी ऑफ वर्साइल. ये एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. इस एग्रीमेंट का नाम याद रखिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में चाहे 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो या फिर 5 मार्क्स का हो, ये आता है कि इस एग्रीमेंट का नाम क्या था और साथ ही साथ इस एग्रीमेंट में था क्या. तो इस एग्रीमेंट में ये था कि जितना भी नुकसान हुआ है वर्ल्ड वॉर 1 में उसका भरपाई जर्मनी करेगा. बेसिकली रीज़न ये था कि जर्मनी हार गया था, तो हर हाल में उनकी बात माननी थी. दूसरा, जर्मनी के पास खुद का कोई नेवी नहीं होगा, खुद का कोई एयरफोर्स नहीं होगा. ये सारी चीज़ें थी जो जर्मनी नहीं रख सकता था. तो जब इतनी सारी हो जाती है और प्लस इतना टैक्स जब भरना होगा, तो टैक्स आएगा कहाँ से? पैसे से जब इतना भरना होगा 33 बिलियन तो अमाउंट है ये. जब 33 बिलियन अमाउंट भरना होगा तो ये आएगा कहाँ से? तो जाहिर बात है अपने लोगों से ज़्यादा टैक्सेस लेंगे तो फिर ये होगा. क्योंकि आसपास का जो अब कंट्री था सबकी हालत तो इसी तरीके से हो गई थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर जब होता है तो इंसान की जान तो जाती ही है, साथ ही साथ देश का इकोनॉमिक हालत यानी कि अगर देखा जाए पैसा या आर्थिक स्थिति वो भी बहुत ख़राब हो जाती है. तो टैक्स भी भरना था प्लस इतना अमाउंट वहाँ पे करना था. तो इस तरह से करके छोटी से छोटी चीज़ों की कीमत आसमान छू रही थी. दूसरा, बेरोज़गारी थी. अब वहाँ पे कोई क्या रोज़गार था नहीं. तो ये सारी चीज़ें थी जिस वक्त में लोगों के अंदर गुस्सा भरपूर था कि इस तरह से हम लोगों के साथ हो रहा है. अब लोगों को जब इतना गुस्सा आता है तो उनको बस, जब हर जगह से मायूसी होती है तो एक बस उम्मीद की चिंगारी का इंतज़ार रहता है, वो कहाँ से आ जाए. तो उस वक्त वो चिंगारी के तौर पे आया, यानी उम्मीद के तौर पे आया, वो था एडल्फ हिटलर. वो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में वो फौज में था, जिसे गोली लगी थी और वो हॉस्पिटलाइज्ड था. जब होश में आया तो पता चला जर्मनी सरेंडर कर दिया गया और ये सारी बातें हुई हैं, जैसे कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल एग्रीमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें. तो ये सब जब सुनता है तो हिटलर खुद एक ओरेटर यानी कि बोलने वाला बनकर, लोगों का मसीहा बनकर आता है सामने और लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश करता है. और तब से लेकर आज तक ये इतिहास ही है कि जो बोलता है लोग उसके पीछे जाते हैं. ये हम लोग आज भी देखते हैं, कल भी देख रहे थे. ओके, तो इसी तरीके से होता है कि लोग उनको को मतलब बोलता है कि ये जो हम लोगों का गवर्नमेंट है ये सही नहीं है, इनको हटाना चाहिए, तब जाके हम लोगों को अच्छा होगा. तो लोग भी इसकी बातों में आ जाती है, गवर्नमेंट हटता है, हिटलर की यानी कि बेसिकली हिटलर का गवर्नमेंट बनता है, जिस हिटलर का पार्टी का नाम रहता है नाज़ी पार्टी. ओके, वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत होती है 1939 से. उससे पहले भी होता है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह पे अटैक करता है, लेकिन जो वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत होती है वो 1939 से, जब पोलैंड पे हमला करता है. और हमला में साथ देता है सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, आज के टाइम का रशिया. ये वहाँ पे जर्मनी का साथ देता है और पोलैंड को 2 पार्ट में हो जाता है. एक पार्ट जो जर्मनी के पास जाता है, एक पार्ट जो सोवियत यूनियन के पास जाता है, और यानी कि रशिया के पास जाता है. और ऐसे ही करके वो डेनमार्क हो गया, दूसरे दूसरे देश हो गए, इस तरह से वो करके कैप्चर करते हैं जितने छोटे छोटे देश होते हैं. इस तरीके से अब जितना एक होता है ना लालच के, जितना मिल जाए उतना कम है, तो इसी तरीके से वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं. साथ में इटली भी इनके साथ मिल जाता है. इटली का जो डिक्टेटर रहता है वो होता है मुसोलिनी. हालांकि वो इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं होता है फिर भी, लेकिन वो भी आसपास का छोटा छोटा जो देश रहता है उसको कैप्चर करने की कोशिश करता है. कई बार हार का सामना भी करना पड़ता है और उसको भी जेल में भी डाला जाता है. फिर लेकिन हिटलर अपने पार्टी में ले लेता है, उससे भी ये सारी काम होती है. प्लस ये रहता है कि 1-2 साल भी नहीं होता है, अब यहाँ पे आ जाता है कि फ्रांस के ऊपर भी अटैक करता है. फ्रांस के ऊपर अटैक करता है जिसमें साथ देता सोवियत यूनियन यानी कि रशिया और जर्मनी, दोनों मिलके ही अटैक कर देते हैं फ्रांस के ऊपर.
और फ्रांस और ब्रिटेन भी आ जाता है इसमें। इस पार्टी का नाम रहता है अलाइड पार्टी, और जो यहाँ पे है इटली, जर्मनी और रशिया, इस पार्टी का नाम आ जाता है एक्सिस। ओके, तो ये सारी जब चीज़ें होती है तो फ्रांस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाते हैं, और फ्रांस भी आखिरकार सरेंडर कर देता है, यानी कि हार मान जाता है वो भी। तो ऐसे टाइम में अब लगता है कि ब्रिटेन को ही आखिर बचा, क्योंकि अब तक अमेरिका इस वर्ल्ड वॉर 2 में नहीं आया था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम से वो अपने इस पे आ गया था कि ये मेरा काम नहीं है, आप लोग अपना देख लो, बेसिकली इट्स नन ऑफ माई बिजनेस। तो इस तरीक़े से जब होने लगता है तो ब्रिटेन के ऊपर हमला भी होता है। ब्रिटेन को भी लगता है कि शायद नहीं हो, और जर्मनी यानी हिटलर के अंदर जो हो रहा था, तो बेसिकली हिटलर भी अपने लोगों के अंदर, अब आप लोग ये सोचिएगा कि इतना देश को वो कैसे हरा दे रहा है, तो बेसिकली हिटलर अपने लोगों यानी कि फ़ौज में एक ड्रग दिया करता था, जिसकी वजह से लोगों के अंदर ज़्यादा पावर आ जाता था काम करने का, यानी कि दिन भर वो काम कर सकते हैं, उनको चोट लगे तो उतना कुछ असर नहीं होगा, दर्द कम होगा, ये सारी चीज़ें होती है। हालांकि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि ये लोग इतने ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं कि आपस में ही लड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से हिटलर को बाद में वो ड्रग को बंद करना पड़ता है। हाँ, वापस आते हैं टॉपिक पे। तो टॉपिक पे ये रहता है कि ब्रिटेन पे हमला करते हैं, उससे पहले फिर वो रशिया पे भी हमला करना शुरू कर देता है। हालांकि ये दोनों दोस्त रहते हैं, एक एग्रीमेंट साइन होती है, लेकिन फिर भी वो हमला कर देता है, और हमला के दौरान में ही सोवियत यूनियन यानी आज का रशिया का काफ़ी सारा हिस्सा ले लेता है। अब इतना जब हो जाता है तो सोवियत इसके अगेंस्ट पे आ जाता है। अब फिर फाइनली वो चाहते हैं कि ब्रिटेन पे भी हमला करें, तो ब्रिटेन पे भी हमला करना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त का जो प्राइम मिनिस्टर रहता है उसका नाम रहता है विंस्टन चर्चिल। तो उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्पीच रहता है, क्योंकि एक स्पीच ही तो रहता है, अभी हम बोल के गए थे, जो बोलता है वही दिखता है। तो वो स्पीच ही लोगों को इतना इंकरेज करता है कि एकदम से बाजी पलट जाती है। जैसे कि वो बोलते हैं कि अगर ज़मीन में लड़ाई हो तो ज़मीन में लड़ेंगे हम लोग, पानी में लड़ाई हो पानी में लड़ेंगे हम लोग, हवा में लड़ाई हो तो हवा में भी लड़ेंगे, लेकिन सरेंडर बिल्कुल नहीं करेंगे। और यही बात जो रहती है उनके लोगों को बहुत जोश में लाने के लिए काफ़ी रहती है, और यहीं से ही बाजी पलटना शुरू हो जाता है। तो जितने भी अब हिटलर के लोग जो मारने के लिए आ रहे थे, अब उन्हें खुद मुँह की खानी पड़ रही होती है, और उनको भी हार का सामना करना पड़ता है। अब चूँकि सोवियत यूनियन यानी रशिया से ऑलरेडी हार मतलब झगड़ा हो जाता है, तो सोवियत यूनियन भी ब्रिटेन के साथ आ जाता है लड़ने के लिए, और जर्मनी को इसी तरीके से पुश बैक यानी कि पीछे हटना पड़ते रहता है। और आखिर में हम सबको पता है कि फिर से हिटलर का खात्मा हो जाता है। हिटलर बेसिकली सुसाइड करता है। अब क्यों करता है तो बताते हैं। हिटलर से पहले उसका एक दोस्त का नाम हम लिए थे, मुसोलिनी, जो इटली का डिक्टेटर रहता है। तो जब वहाँ पे मुसोलिनी को वही के लोग मार उड़ देते हैं, तो मारने के बाद भी यानी उसकी डेड बॉडी के साथ भी उन लोग को मारा जाता है, कुचला जाता है, उसके शरीर को उठा के फेंका उका जाता है। ये इसी वजह से हिटलर खुद को सुसाइड करता है, और अपने ही लोगों को कहता है कि मेरे मरने के बाद वहाँ के लोग यानी कि जो भी आपके यूएसएसआर के जो आर्मी है, यानी सोवियत यूनियन यानी रशिया की जो आर्मी है, ये तीनों एक ही नाम है, बेसिकली एक ही देश के, आने से पहले ही उनका जला दिया जाए। तो उनको और उनकी वाइफ को दोनों को जला दिया जाता है। इस तरह से होता है। बस इसमें दो चीज़ है जो आपको और भी याद करने की ज़रूरत है, जो आपके बुक में है, वो है डंकर्क। शुरुआत में फ्रांस और ब्रिटेन ये दोनों मिलकर लड़ रहे थे इनके खिलाफ, ठीक है। तो डंकर्क एक बीच है, एक जगह है, जहाँ पे इनके लगभग 3.5 से 4 लाख सिपाही रहते हैं फंसे हुए, और वहाँ पे जर्मनी के सिपाही इनका इंतज़ार कर रहे थे कि आएंगे और हम इन्हें मारेंगे, हवाई बॉम्बारी भी और इस तरह से भी। तो ये वही टाइम रहता है जहाँ पे डंकर्क में लगभग 3 लाख मिलिट्री को बचाया जाता है, उनको वहाँ से निकाला जाता है। किस तरह से? कुछ सिविलियन बोट यानी आम जनता के जो बोट होते हैं, उस तरह से नेवी बोट, इस तरह से हर कोई अपनी मदद करता है जितना पॉसिबल हो सके, ताकि इन सब की जान बचाई जा सके। तो लगभग 3 लाख लोगों जो आर्मी के फौज रहते हैं उनकी जान बच जाती है। इस तरह से होता है। दूसरा वो ये रहता है कि अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में अगर किसी का फ़ायदा देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है वो होता है अमेरिका का।
क्योंकि जितना भी हथियार वगैरह होता है सब लेते हैं अमेरिका से। अब अमेरिका ले रहे हैं तो इंटरनेशनल करेंसी एक होती है। आज के टाइम में हम लोग डोमेस्टिक यानी अपने ही में करते हैं तो रुपया में करते हैं, कोई दूसरा कंट्री होता है वो अपना करेंसी में करता है, क्योंकि सब देश का अपना अपना करेंसी है। लेकिन जब इंटरनेशनल ट्रेड होता है एक देश से दूसरा देश, तो वहाँ पे करेंसी अभी हम लोग देखते हैं डॉलर पे होता है। तो पहले गोल्ड पे हुआ करता था, तो यानी कि जितना भी सामान ले रहे हैं आप लोग हथियार, तो उसके बदले आप गोल्ड दे दीजिए, तो जिसकी वजह से अमेरिका का गोल्ड बहुत बढ़ते चल जाता है। बाद में उसको फिर डॉलर में कर दिया जाता है, जो आज तक चलता है कि आप लोग कहीं भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो वो डॉलर पे होती है। इसी वजह से आज भी अमेरिका का बोलबाला है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अभी तक अमेरिका जो वर्ल्ड वॉर 2 में नहीं रहता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, एक को देख के दूसरे के भी मन में होता है कि अगर वो भी हमला कर रहा है तो हम भी करते। तो जापान, इसी टाइम में जापान को भी पता नहीं क्या होता है, वो जाके अमेरिका के कैंप यानी कि पर्ल हार्बर पे हमला कर देता है, जिसके वजह से काफ़ी लोगों की जान जाती है, आर्मी की बेसिकली। तो उस वक्त अमेरिका के जो प्रेसिडेंट रहते हैं वो तो बोल देते हैं कि हम लोग भी अब वर्ल्ड वॉर 2 में आते, मतलब आ गए हैं, इंटर कर गए हैं। हालांकि उस वक्त कुछ नहीं होता है, लेकिन हिटलर के मरने के बाद ऑटोमेटिकली यानी कि यहाँ पे काम चल रहा होता है, क्योंकि 2 बॉम्ब गिरा था, न्यूक्लियर बॉम्ब, ये आप लोगों को याद होगा, हिरोशिमा नागासाकी। तो यही 2 बॉम्ब हैं जो जापान के ऊपर हमला होता है। बेसिकली हिरोशिमा, उसके बाद 3 दिन के बाद नागासाकी, उसके बाद ही वर्ल्ड वॉर 2 फिनिश होता है। तो यही था वर्ल्ड वॉर 2 का कहानी, यानी कि 1939 से लेकर 1945 तक। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट बात थी वही बताए हैं आपको। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। ठीक है, चलिए, टेक केयर, गुड नाइट, बाय, अल्लाह हाफिज़।